हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 8 के पाठ 2 को समझेंगे। देखिए, अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ लगे तो अपनी प्लेबैक स्पीड से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। देखिए, मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत में के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपने क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। देखिए, जो मुगलों का राज था उसमें जो औरंगजेब थे वो आखिरी बादशाह थे और उन्होंने जो आज के जो भारत है उस पर काफ़ी सारा नियंत्रण स्थापित कर लिया था। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो जो सारे मुगल के जो सूबेदार थे और जो बड़े बड़े ज़मींदार थे वे अपनी ताकत दिखाने लगे, क्योंकि अब उनके ऊपर कोई राजा नहीं था और उन्होंने अपनी ही उनके क्षेत्र में रियासतें थी वो कायम कर ली थी। ठीक है, आगे है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ। देखिए, अगर आपको पता है कि जो अंग्रेज थे वो एक व्यापारी के रूप में ही यहाँ पे आए थे और उन्होंने सिर्फ एक अपनी कंपनी लगाई थी भारत में। उनको सिर्फ व्यापार से मतलब था, उनको यहाँ पे इलाकों को कब्जा करने का उनका कोई रुचि नहीं थी। तो फिर अगर इस वीडियो में हम आगे देखेंगे, इस चैप्टर में देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि वो पूरे भारत के कंट्रोल कर गए, कि उनके स्वामी बन बैठे। देखिए, इस फोटो में जो आपको दिख रही है इसमें कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी। देखिए, जो बहादुर शाह जफर थे और उनके बेटे ये अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर रखे हैं। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हुआ तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। ठीक है, आगे चलते हैं। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। देखिए, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। देखिए, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो वहाँ की महारानी थी इंग्लैंड की एलिजाबेथ प्रथम, उससे जो एक इजाज़तनामा है वो हासिल कर लिया था। इससे क्या उसको अधिकार मिला था कि वो जो ईस्ट के जो भी दूसरे जो कंपनियां थी वो अब यहाँ पे नहीं आ सकती थी, व्यापार नहीं कर सकती थी। इसका मतलब यही था कि यहाँ पर इनका एकाधिकार हो गया था। वो यहाँ से सस्ता सामान लेते थे और पूर्व में जाकर उनको बेच देते थे, यूरोप में उनको ऊंची कीमत पर बेच देते थे और कंपनी को दूसरी कोई सी भी अंग्रेजी कंपनी से कोई कंपटीशन नहीं करना पड़ता था, उसका कोई उसे डर नहीं था। आगे है, उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धा न हो तब भी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। देखिए, उस जमाने में क्या होता था, जो कंपनियां थी ज़्यादातर
जो चीज़ें हैं वो सस्ती खरीद कर अगर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेचती थी, वही उनका एकमात्र साधन होता था पैसे कमाने का। लेकिन यही शाही दस्तावेज दूसरे यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। देखिए, जो ये शाही दस्तावेज था वो दूसरे यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था, क्योंकि जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ, देखिए जैसे यह है केप ऑफ गुड होप, यहाँ को छूते हुए जब तक वह हिंद महासागर पार करके आते, तब तक भारत में पुर्तगालियों ने भारत के जो पश्चिमी तट था वहाँ पर अपनी उपस्थिति जाहिर कर दी गई थी। उन्होंने वहाँ पर वो आ गए थे और अपना ठिकाना बना लिया था। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने ही 1698 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी के शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। देखिए, ऐसा नहीं था कि सिर्फ जो अंग्रेज है वही भारत आए थे। 1698 में पुर्तगाली आ गए थे और फिर उसके बाद धीरे धीरे दूसरे जो ये थे डच भी आ गए थे, फ्रांसीसी भी आ गए थे। ये सब व्यापार की तलाश में भारत में आ चुके थे। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के इस बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनियों को ख़त्म कर दें। देखिए, अब इतनी सारी कंपनियां आ गई थी और वो सारी एक जैसी चीज़ें खरीदना चाहती थी। और उस समय भारत में बने जो सूती कपड़े थे और जो रेशम था उसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी पूरे विश्व में। इसके अलावा यहाँ के जो मसाले थे जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी, इन सब की भी काफ़ी डिमांड रहती थी, काफ़ी मांग होती थी। और इसकी वजह से जो यूरोपीय जो कंपनियां थी उनका मुनाफा कम होने लगा था और भारत के बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लग गई थी। ठीक है, तो अपनी जो मुनाफा बढ़ाने के लिए इन कंपनियों के पास एक ही रास्ता था कि वो अपनी जो कंपटीशन की जो कंपनियां हैं, प्रतिस्पर्धी जो कंपनियां हैं, उनको ख़त्म कर दें। आगे चलते हैं। लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ शुरू कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती, माल से लदे जहाज को आगे बढ़ने से रोक देती। देखिए, जब भी किसी भी कंपनी को मौका मिलता था तो वो दूसरी कंपनी को उसको नुकसान होने की जो भी वो कोशिश कर सकते थे वो करते थे। उनके जो या तो जहाज़ डुबो देते थे या उनको रास्ते में रुकावटें पैदा कर देते थे, जिससे उनके जो जहाज़ हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते थे। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। देखिए, जहाँ पे ये जो सारा जो काम हो रहा था वो हथियारों की मदद से होता था और जहाँ पे ये चौकियाँ थी, जहाँ पे व्यापार का जो वो सामान रखते थे, उनको किलेबंदी के जरिए ही सुरक्षित रखा जाने लगा था। आगे चलते हैं कि अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखते हैं यह कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयरहाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे।
जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली थी। इनमें से एक गांव कालीकाता था, जो बाद में कलकत्ता बना, अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया था कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। देखिए, पहली जो इंग्लिश की जो फैक्ट्री थी वो 1651 में हुगली नदी के किनारे पे शुरू हुई थी। और जो यहाँ के जो व्यापारी थे उनको फैक्टर कहा जाता था। वहाँ पे एक वेयर हाउस, मतलब जहाँ पे एक ऐसी बड़ी जगह भी थी जहाँ पे वो चीज़ों को इकट्ठा करते थे। उसमें दफ्तर भी होते थे जहाँ पे अफसर बैठते थे। और जैसे जैसे व्यापार फैलने लगा तो वहाँ के जो सौदागर थे और जो व्यापारी वो फैक्ट्री के आसपास ही आकर रहने लगे थे। और धीरे धीरे 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, 2 साल बाद उन्होंने मुगल अफसरों को रिश्वत दी और 3 गांवों की जो जमींदारी थी वो भी खरीद ली थी। उनमें से एक गांव कलकत्ता था। कंपनी ने जो मुगल सम्राट था औरंगजेब, उसको भी तैयार कर लिया था कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए जो व्यापार है उसको करने का फरमान जारी कर दे। आगे है, फरमान क्या होता है? एक शाही आदेश होता है। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को हो शुल्क मुफ्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने का इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों न करते। देखिए, जो उन्हें फरमान मिला था कि उनके ऊपर अब कर नहीं लगाया जाएगा ज़्यादा, तो इससे क्या हुआ, जो कंपनी के जो और ऑफिसर थे उन्होंने वो जो अपना निजी तौर से जो व्यापार चलाते थे उन्होंने भी शुल्क नहीं दिया। इस वजह से जो बंगाल के जो नवाब थे उनका जो राजस्व जो वसूली का काम था वो कम हो गया था, तो और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। देखिए, इस फोटो में मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं, विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया चित्र 1867। इसमें क्या है, छोटी छोटी सी नौकाएं हैं, उस टाइम इतना एडवांस नहीं था। आगे है, व्यापार से युद्धों तक। देखिए, 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। देखिए, क्योंकि अब जो वहाँ के जो सौदागर थे, जो कंपनी के ऑफिसर थे, वो लोग कर नहीं देते थे, तो इसकी वजह से जो नवाब थे वो उनसे क्रोधित होने लग गए थे और आपस में उनके मतभेद बढ़ने लग गए थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। देखिए, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो बंगाल में नए बार बार जो नवाब बन रहे थे, कभी मुर्शिद कुली खान बन रहे, उनके बाद अली वर्दी खान बने, फिर सिराजुद्दौला बंगाल के जो नवाब बने थे, ये सभी शक्तिशाली शासक थे। और इन्होंने कंपनी को जो रियायतें थी, जो उनको कर माफ की जो छूट दे रखी थी, उसे देने से मना कर दिया, बल्कि उनको व्यापार करने के बदले उनसे नजराने लेने लगे। उनको सिक्के ढालने का भी अधिकार नहीं दिया गया और वो जो किलेबंदी वो कर रहे थे उसको भी बढ़ाने से उन्होंने रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार का राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया।
देखिए, ये बंगाल सरकार का जो कर था वो कम होने लग गया था और नवाबों की जो ताकत थी वो भी कमज़ोर होने लगी थी। कंपनी टैक्स चुकाना नहीं चाहती थी और जो उसके अफसर थे वो अपमानजनक चिट्ठियां लिखने लग गए थे और जो नवाब थे और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास करने लगे थे। आगे है कि कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होगी और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। देखिए, जो कंपनी के जो अफसर थे वो कहते थे कि जो यहाँ के जो अधिकारी हैं वो बिना बेतुकी मांगे कर रहे हैं और जिससे कंपनी का जो व्यापार है वो कम हो रहा है और जो व्यापार है वो तभी फल फूल सकता है, तभी आगे बढ़ सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। और कंपनी को यह भी यकीन था कि उसका व्यापार तभी फैल सकता है जब उसकी आबादी बढ़ेगी और वो जब नए गांव खरीदेंगे और जो वो किले बना रहे थे उसका दोबारा से निर्माण होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई और धीरे धीरे ये जो टकराव थे, ये जो नोक झोंक थी वो इतनी बढ़ गई कि आखिर में प्लासी का युद्ध हो गया। आगे चलते हैं। प्लासी का युद्ध 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिरोजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिरोजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिरोजुद्दौला की जगह कंपनी का एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिरोजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिरोजुद्दौला ने हुक्म किया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। देखिए, जो प्लासी का युद्ध हुआ उसमें 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिरोजुद्दौला बंगाल के नवाब बने और जो ये सिरोजुद्दौला थे वो काफ़ी ताकतवर थे और कंपनी उनसे डरती थी। लेकिन जो कंपनी ऐसा चाहती थी कि उनको एक कठपुतली नवाब मिल जाए ताकि वो उनका कर भी माफ़ कर सके और जैसे कंपनी कहे वैसे ही वो नवाब उनको कोई भी दिक्कत ना आने दे उनको व्यापार करने में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। तो जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने हुक्म किया कि कंपनी उनके राजनीतिक मामलों में भी टांग न अड़ाए और जो किलेबंदी वो कर रही है उसे रोके और बाकायदा जो कर है वो भी चुकाए। आगे चलते हैं। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज जहाज को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। देखिए, जब ये नहीं माने अंग्रेजी सरकार तो उन्होंने क्या किया, जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने अपने 30,000 सिपाही के साथ साथ जो इनके जो फैक्ट्री थी उस पर हमला कर दिया और जो नवाब थे उन्होंने अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और जो उनके गोदाम थे उस पर ताला डाल दिया। उनके जो हथियार थे वो सारे छीन लिए गए, जहाज़ों को घेर लिया। इसके बाद नवाब ने जो कंपनी के जो कलकत्ता में जो किला था उस पर कब्जे के लिए उधर की तरफ रुख कर लिया। आगे है कि कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना को नौसैनिकों बेड़े की मदद भी मिल रही थी। आगे है, इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियों भी थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। देखिए, जब उनको खबर हो गई कि अंग्रेजी अफसरों को कि जो नवाब है वो उन पर कब्जा करने के लिए आ रहे हैं
तो मद्रास में जो तैनात थे अफसर, उन्होंने जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनके अंडर सेनाओं को रवाना कर दिया गया और उनको नौसैनिक की बेड़े की भी मदद मिल रही थी। इसके बाद जो नवाब थे उनके साथ सौदेबाजी चली, लेकिन आखिर में 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला को हरा दिया। और उनकी सबसे बड़ी हार का जो कारण था वो उनके सेनापति ही थे, क्योंकि उनके जो सेनापति थे मीर जाफ़र, उनको कंपनी ने अपने साथ मिला लिया था और उनको ये कहा था कि सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा। और मीर जाफ़र ने अपनी जो टुकड़ियां थी उसको उससे युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था, जिस वजह से वो हार गए थे। यह है सिराजुद्दौला की एक तस्वीर। ये जो फोटो दिख रही है यह है महान्यायालय कक्ष, ईस्ट इंडिया हाउस, लेडनहॉल स्ट्रीट। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटरीज की लंदन स्थित लेडनहॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती थी। यह ऐसी ही एक सभा का चित्र है। आगे है, प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। देखिए, प्लासी की जो जंग थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह उन्होंने पहली बार भारत में भारतीयों के खिलाफ लड़ी थी और वो उसमें जीत भी गए थे। प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और जो मीर जाफ़र उसके जो सेनापति थे उसको नवाब बना दिया गया। लेकिन जो कंपनी थी वो अभी भी भारत पर शासन करना नहीं चाहती थी। उनका उद्देश्य तो सिर्फ व्यापार को फैलाना था। अब अगर वो ही काम जो उनका व्यापार को फैलाना का जो उद्देश्य था वो बिना किसी लड़ाई किया जा सकता था और वो भारतीयों की मदद से ही उसने जरूरी सोचा कि भारत के जो शासक हैं उनकी मदद से ही उनका व्यापार को फैलाया जाए। आगे है कि जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चल सकते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। देखिए, जल्द ही कंपनी को यह एहसास होने लगा था कि जो उन्होंने कठपुतली नवाब था, जैसे जो ये मीर जाफ़र था, वो हमेशा उनके इशारों पर नहीं चल सकता था, क्योंकि उसे भी अपनी प्रजा के सामने सम्मान और संप्रभुता का दिखावा भी करना पड़ता था। आगे है, तो फिर कंपनी क्या करती। जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम भी परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764, बक्सर की लड़ाई कब हुई? 1764 में उसको भी हराना पड़ा। उसे बंगाल के बाहर निकाल दिया गया और मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि हमें खुद ही नवाब बनाना पड़ेगा। देखिए, बार बार जो नवाब थे वो अपना विरोध करते जा रहे थे। मीर जाफ़र ने भी कंपनी का विरोध किया तो उसकी जगह मीर कासिम को नवाब बना दिया। फिर मीर कासिम ने विरोध किया तो बक्सर की लड़ाई हुई तो उसमें मीर कासिम को कंपनी ने हरा दिया, उसे भी बंगाल के बाहर कर दिया और फिर दोबारा मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। अब जो कंपनी थी वो नवाब से हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को देती थी, क्योंकि उससे कंपनी को अपने सैनिकों के खर्चे, जो उनके व्यापार करने की जो ज़रूरतें थी उनका, और जो दूसरे खर्चे थे उसको पूरा करने के लिए वो पैसे चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। और जब 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु हो गई तो कंपनी ने अपने इरादे बदल लिए। उन्हें लगा कि जो कठपुतली नवाब हैं उनके साथ उनका जो अनुभव था उसको देखते हुए कंपनी ने सोचा, जो वहाँ के जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा, कि अब हमें खुद ही राज्य करना पड़ेगा। आगे है कि आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया गया।
दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल की विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी की एक और पुरानी समस्या हल हो गई। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह से ये भी था कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। देखिए, अब 1765 में जो मुगल सम्राट थे उन्होंने कंपनी को बंगाल का दीवान ही बना दिया था, और जब पूरे बंगाल की अगर दीवानी मिल गई तब कंपनी की जो काफ़ी सारी जो समस्याएं थी वो हल हो गई थी। पहले क्या होता था कि जो भारत की जो चीज़ों के लिए जो ब्रिटेन से वो सोना और चांदी लाते थे उसके बदले में उसे खरीदती थी, लेकिन अब ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, और जो प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से जो सोने की निकासी थी वो भी कम होने लगी थी। लेकिन अब बंगाल की जो दीवानी उसे मिल गई थी कंपनी को, तो अब ब्रिटेन से सोना लाने की अब उसे ज़रूरत नहीं लगती थी। अब भारत से होने वाला आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते के किलों और दफ्तरों के निर्माण का लागत उठा सकती थी। देखिए, बंगाल की दीवानी मिलने के बाद कंपनी अपना सारा खर्चा आराम से कर रही थी। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। ये कैसे हुआ? नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। यहाँ पे है नवाब की शिकायतें। लेफ्ट में 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में यह कहा था कि जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए। उन्हें वह ज़मीन तो मिल गई, पर उन्होंने तो वहाँ मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। इसके चारों तरफ खड्डे बना दिए जो नदी से जुड़ते हैं। दीवारों पर उन्होंने न जाने कितने तोपें तैनात कर दी हैं। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत रहने के लिए तैयार कर लिया है, और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट कर रहे हैं। देखिए, ये सारी नवाबों की शिकायतें थी जो वो कंपनी के खिलाफ थे। आगे चलते हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वह कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसे दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड में मद्रास अब चेन्नई आया तो उसकी उम्र 18 साल की थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया, लेकिन 1776 में उसने आत्महत्या कर ली। देखिए, जो प्लासी का युद्ध हुआ उसके बाद बंगाल के जो असली नवाब थे वो इस बात के लिए मजबूर कर दिए गए कि वो कंपनी के अफसरों को तोहफे के रूप में जमीनें दे और पैसा दे। जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने ही भारत से बेहिसाब दौलतें जमा कर ली थी। जब वो इंग्लैंड से मद्रास आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी, और 1767 में तक वह 2 बार गवर्नर बन चुका था, और उसके बाद वो हमेशा के लिए भारत से रवाना हो गया था। और जब वह गया तो उसकी दौलत 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह थी कि जो गवर्नर ने अपने कार्यकाल में कंपनी के भीतर जो भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा था, लेकिन 1772 में जो ब्रिटिश की जो संसद थी में उसमें खुद उसको भ्रष्टाचार के आरोपों की सफाई देनी पड़ी थी। सरकार ने उसकी जो काफ़ी सारी जो संपत्ति थी उसके ऊपर शक था,
उसको भ्रष्टाचार के आरोपों से तो बरी कर दिया गया था, लेकिन 1774 में ही उसने आत्महत्या कर ली थी। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। इनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वो भारत में ठीक ठाक पैसा कमाए और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करें। देखिए, सब जो कंपनी के जो दूसरे अफसर थे वो क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए थे, और ज़्यादातर तो बीमारी या लड़ाइयों के कारण ही छोटी सी उम्र में मृत्यु हो गई थी उनकी, और इसलिए उन सबको भ्रष्ट या बेईमान नहीं मान सकते। इनमें से कई ऑफिसर थे वो बिल्कुल साधारण परिवार के थे। उनका इच्छा बस यही थी कि वो भारत में पैसा कमाए और ब्रिटेन में वापस जाकर आराम की जिंदगी जिए। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। देखिए, जो ऑफिसर यहाँ आते थे, थोड़ा पैसा कमा के चले जाते थे, उन्होंने वहाँ पे आलीशान जीवन जिया, लेकिन इसके बदले में उनके वहाँ पे कार्टून भी बने थे, नाटक भी बनते थे, और लोग उनको ऐसे देखते थे कि ये तो रातों रात अमीर हो गए हैं। आगे है कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीति, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। देखिए, जो ये 100 साल का जो समय है, इसके बीच जो कंपनी है उसने कभी भी सीधा लड़ाई नहीं की, बल्कि उसने राजनीतिक, आर्थिक या कूटनीतिक साधनों का पहले इस्तेमाल किया, उसके बाद ही सैनिक हमला हुआ। आगे है कि जो बक्सर की लड़ाई थी 1764 की, बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए। ये कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामले में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाएगा, इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी थी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपने स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं होता था। देखिए, बक्सर की लड़ाई जो 1764 में हुई थी, उसके बाद कंपनी ने भारत की रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे, और जो रेजिडेंट थे उनका काम था कि कंपनी की रक्षा करना और उसको आगे बढ़ाना था। लेकिन रेजिडेंट के माध्यम से जो कंपनी के जो अधिकारी थे वो भारत के राजनीतिक और आर्थिक मामलों में भी दखल देने लगे थे। वो जो अधिकारी थे वो सोचते थे कि उनके हिसाब से ही अगला राजा कौन बनेगा, ये और किसको अगली गद्दी पर बिठाया जाएगा, ये सभी अफसर ही तय करना चाहते थे। और कई बार तो जो कंपनी थी वो रियासतों पर सहायक संधि भी थोप देती थी, और इसका मतलब यह था कि सहायक संधि जिस रियासत ने मान ली थी, अब उसको अपनी सेनाएं रखने का भी अधिकार नहीं रहता था। आगे है क्लाइव खुद को कैसे देखता था। अब एक यहाँ पे देखते हैं राइट साइड कि क्लाइव जो था वो खुद को कैसे देखता था। संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखें उसने क्या कहा। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था। एक संपन्न शहर मेरी दया पर था। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। ये थे क्लाइव के खुद की तारीफ में जो वर्ड्स थे। आगे है उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रख रखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी।
अगर भारतीय शासक रकमा अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड वेल्वेल्जली गवर्नर जनरल था तो उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। देखिए, जो कंपनी थी वो कई रियासतों के साथ सहायक संधि करती थी, और जो ये रियासत थी जो इस बंदोबस्त को मान लेती थी तो उसे अपनी जो सेनाएं थी उसको रखने का अधिकार नहीं होता था, बल्कि उसको कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी, और सहायक जो सेना थी उसको रख रखाव के लिए कंपनी को पैसा देना होता था। अगर कोई भारतीय शासक उसको पैसा देने में चूक जाता था तो जुर्माने के तौर पर कंपनी उसका इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी। अवध के नवाब को अपना आधा इलाका मजबूरी में कंपनी को देना पड़ा, क्योंकि वो सहायक सेना को पैसे देने अदा करने में चूक गए थे, और ऐसे ही हैदराबाद के कई इलाके भी कंपनी ने छीन लिए थे। आगे है कि रेजिडेंट की क्या ताकत होती थी। कंपनी द्वारा नियुक्त गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने यह कहा था कि दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीजें आराम से चलती रहती हैं। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी कोई राजा ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती है। देखिए, इस पिक्चर में चित्र 7 यहाँ पे अपने बेटों के साथ ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब शुजाउद्दौला टिलीकैटल द्वारा बनाया गया चित्र। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब शुजाउद्दौला के ज्यादातर अधिकार छिन गए थे, लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शानो शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। आगे है टीपू सुल्तान शेरे मैसूर। देखिए, जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। देखिए, जब कंपनी को राजनीतिक और आर्थिक हितों पर जब खतरा दिखाई देने लगा तो कंपनी ने डायरेक्ट सैनिक हमला भी शुरू कर दिया। ये है चित्र 8 में टीपू सुल्तान की एक तस्वीर। हैदर अली शासनकाल 1761 से 1782 और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाले व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, और जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। देखिए, हैदर अली थे और उनके जो पुत्र थे टीपू सुल्तान, वो काफ़ी शक्तिशाली शासक हैं, और उनकी वजह से जो मैसूर था वो काफ़ी ताकतवर हो चुका था। जो मालाबार तट पर जो व्यापार होता था वो रियासत मैसूर के नियंत्रण में थी, और जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में जो बंदरगाह पड़ते थे वहाँ से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात था वो रोक दिया था, और सुल्तान ने जो वहाँ के जो लोकल सौदागर थे उनको भी कंपनी के साथ कारोबार करने से मना कर दिया था। टीपू सुल्तान ने फ्रांस की व्यापारियों की मदद से उनके साथ अच्छे संबंध बनाए और उसकी मदद से सेना का आधुनिकीकरण शुरू कर दिया। आगे चलते हैं। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रण करना और कुचलना जरूरी है।
फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। 1767 से 1769, 1780 से 84 तक, 1790 से 92 तक और 1799 में श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली और अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। देखिए, जो इस सुल्तान के जो ये इन्होंने जो काम किए थे कि वो अंग्रेजों के साथ व्यापार नहीं करेंगे, इसकी वजह से अंग्रेज काफ़ी क्रोधित हो गए थे। उन्होंने हैदर अली और टीपू सुल्तान को अपने रास्ते से हटाने के लिए उनको लगा कि काफ़ी खतरनाक है, घमंडी है, तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि इन राजाओं को नियंत्रण करना और कुचलना बहुत ज़रूरी है और उनको अपने रास्ते से हटाना चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने अंग्रेजों ने मैसूर के साथ 4 बार जंग किए और जो श्रीरंगपट्टनम की जो आखिरी लड़ाई थी उसमें कंपनी को सफलता भी मिल गई थी और अपनी राजधानी की जो रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए थे और अब मैसूर का जो राजकाज था वो वोडियार का पुराना जो राजवंश था उसके हाथों में दे दिया गया और इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। देखिए, यहाँ पे एक फोटो है, चित्र 9, उसमें टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। डेनियल आर्म द्वारा चित्रित 1793। यहाँ पे टीपू सुल्तान के जो बच्चे हैं और यहाँ पे कॉर्नवालिस और उनके जो सैनिक हैं वो खड़े हुए हैं। कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया, लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ी। इसी संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेज ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्यों की तस्वीर बनाने में मजा आता था जिनमें अंग्रेजों की सत्ता की विजय दिखाई देती थी। आगे है टीपू की कहानियां। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। वहां एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद से उन्हें शेर ए मैसूर कहा जाने लगा था। उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। टीपू का खिलौना शेर, चित्र 10, इसमें एक शेर है और नीचे एक सैनिक दिखाई दे रहा है। यह टीपू के एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता है तो यह नकली शेर दहाड़ता है और सिपाही के भीतर से चीखों की आवाजें आती थी। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौनों को भी अपने साथ ले गए। आगे चलते हैं। मराठों से लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म होने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी राजमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणीस 18वीं सदी के आखिरी के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। देखिए, एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालभाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से 1819 के जो तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया।
पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। देखिए, 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी थी जो मराठों की ताकत को भी काबू में पाना चाहती थी। और जब पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई 1761 में, उसके बाद जो मराठों का पूरी दिल्ली से देश का जो शासन चलाने का जो सपना था वो चूर चूर हो गया था और उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की जो बागडोर थी वो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथ में थी और ये सारे सरदार एक पेशवा के अधीन काम करते थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक था और जो पुणे में रहता था। महादजगी सिंधिया और नाना फडणीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद कई युद्ध हुए मराठों और अंग्रेजों के बीच में। पहला युद्ध 1782 में हुआ, लेकिन इसका कोई सही मतलब कोई जीत हार नहीं हुई, कोई पक्ष नहीं जीत पाया था। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ और यह भी कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। इसमें अंग्रेजों की थोड़ी सी जीत हो गई और 1817 से 1819 का जो तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध था उसमें मराठों को पूरी तरह हरा दिया गया। पेशवा के जो पुणे के जो पेशवा थे उनको हटाकर कानपुर में पेंशन पर भेज दिया गया। उनको वहीं पर पेंशन मिलती थी और अब सारा जो नियंत्रण था वो कंपनी का हो चुका था। आगे है सर्वोच्चता का दावा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार का आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू हो गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही। देखिए, और धीरे धीरे जैसे अंग्रेजों का राज्य बढ़ रहा था और जो भारतीय जो राज्य थे उनके अधीन आ रहे थे, तो कंपनी को यह लगता था कि जो उसकी सत्ता है, जो उसका शासन है वह सर्वोच्च है, इसलिए जो भारतीय राज्य है वह उनसे ऊपर है और उनके जो अधिकार है कंपनी के, उनकी रक्षा के लिए वह भारत के रियासत के अधीन नहीं रहना चाहती थी और उनको वह धमकी देने का भी जो अधिकार था वह सोचती थी वह कंपनी के पास है। और यह सब था वो अंग्रेजों की नीतियों में भी दिखाई देने लग गया था। आगे है, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए, जब अंग्रेजों ने कित्तूर, फिलहाल कर्नाटक में एक छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। देखिए कि जो ये सर्वोच्च वो अपने आप को जो कंपनी सोच रही थी, लेकिन जो ये प्रक्रिया थी वो इतनी आसानी से नहीं चली कि जब अंग्रेजों ने कर्नाटक में के छोटे से किसी राज्य को कब्जा करने का प्रयास किया, तो वहाँ की जो रानी थी चेन्नम्मा, उसने हथियार उठा लिए थे और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था। लेकिन उनकी गिरफ्तारी हुई और जेल में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद कित्तूर स्थित संगोली में एक गरीब जो चौकीदार था रायना, उसने भी यह प्रतिरोध जारी किया और उसने ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया गया। लेकिन आखिर में अंग्रेजों ने उसे पकड़ लिया और उसको फांसी पर लटका दिया गया। ये आपको लेफ्ट में चित्र 11 है लॉर्ड हेस्टिंग की फोटो और चित्र 12 में कित्तूर रानी की चेन्नम्मा की स्मृति में बनाई गई एक मूर्ति। आगे चलते हैं। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी
रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रंजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत को दो लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर भी अधिग्रहण कर लिया। देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो रूस से काफ़ी डरने लगी थी और उन्होंने सोचा कहीं वो एशिया में फैलकर भारत को भी अपने अंडर में ना ले ले। तो इसके लिए अंग्रेजों ने जो उत्तर पश्चिमी भारत था उस पर भी अपना कंट्रोल करना चाहा, जिसके लिए उन्होंने अफगानिस्तान से लंबी लड़ाई लड़ी और वो अप्रत्यक्ष कंपनी का वहाँ पे अपना शासन स्थापित कर दिया। फिर 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया और उसके बाद पंजाब की बारी थी। उसके बाद जो यहाँ के जो महाराजा थे रंजीत सिंह, उन्होंने कंपनी की दाल नहीं गलने दी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार में 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब को भी अधिग्रहण में कर लिया। देखिए आगे चलते हैं। विलय नीति। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक नई रियासतें सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी अंग्रेजों के हाथ में चली गई। देखिए, इसके बाद अंग्रेजों ने एक विलय नीति का सहारा लिया। विलय नीति का मतलब था कि अगर कोई भारत का जो शासक था वो बिना किसी पुरुष वारिस को पैदा किए अगर वो उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो रियासत थी वो भी कंपनी के अधीन आ जाएगी और वो कंपनी का हिस्सा बन जाएगी। और इसी सिद्धांत के आधार पर कई रियासतें जैसे सतारा, सबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी अंग्रेजों के हाथ में चली गई और यह सब हुआ लॉर्ड डलहौजी की नीति के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं कि आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता के नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 में महान विद्रोह में शामिल हो गए। देखिए, उसके बाद क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे उन्होंने अवध को अपने नियंत्रण में लेना चाहा और जब वहाँ का जो नवाब था उसको आरोप लगाया कि वो कुशासन कर रहा है और उसको आज़ाद करवाने के लिए जो कंपनी थी वो अपने कर्तव्य से बंधी हुई थी, इसलिए वो अवध पर कब्जा करने पर मजबूर थी। और इस तरह बिना इस तरीके के जो इल्ज़ाम थे उन्होंने जो नवाब पर लगाए थे, इस वजह से वहाँ के जो लोग थे वो भड़क गए थे और जो 1857 का जो महान विद्रोह था उसमें वो सब शामिल हो गए थे। यहाँ पे है चित्र 13 में महाराजा रंजीत सिंह का दरबार। इसमें महाराजा रंजीत सिंह है और वहाँ पे उनका दरबार लगा हुआ है। चित्र 14 में है संबलपुर के वीर सुरेंद्र साय का चित्र। आगे चलते हैं। चित्र 11 ABC भारत में अंग्रेजों की फैलती सत्ताएं। इन नक्शों को भारत के वर्तमान राजनीतिक नक्शे के साथ रखकर देखें। तीनों नक्शों में उन इलाकों की पहचान करें जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत नहीं थे। देखिए, ये पहला नक्शा है 1797 में। इसमें जो येलो कलर है वो ब्रिटिश शासन के जो अधीन थे वो क्षेत्र हैं और जो रेड है वो जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे। 1797 में सिर्फ यही एरिया ब्रिटिश के अंडर था, थोड़ा थोड़ा सा। फिर धीरे धीरे 1840 तक जितने भी ये सारे हमने ऊपर देखे हैं युद्ध हुए, उसके बाद काफ़ी सारा एरिया भारत का अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। और फिर 1857 तक तो काफ़ी एरिया ये इधर से अफ़गानिस्तान आ गया था, इधर से ये काफ़ी एरिया अंग्रेजों ने अपने अंडर कर लिया था, वो उसके मालिक बन चुके थे।
आगे चलते हैं। नए शासन की स्थापना, ये है कि गवर्नर जनरल वॉरेन होस्टिंग 1773 से 1785 उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन होस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बंटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। प्रेसिडेंसी, उस समय 3 प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन होस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खासतौर से उल्लेखनीय थे। देखिए, अब नया शासन शुरू हो चुका था और जो ये गवर्नर जनरल थे वॉरेन होस्टिंग, उनके नीचे 3 प्रेसिडेंसी थी जिनमें जो उनके जो गवर्नर उनके नीचे थे उनमें जो 3 प्रेसिडेंसियां बनाई गई थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई, जो ये ताकतें थी अब वो कंपनी के नीचे आ गई थी सारी और इनके ऊपर भी कंपनी की सत्ता आ चुकी थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई के ऊपर भी। आगे है कि जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने काफ़ी सारे प्रशासकीय सुधार किए थे और जो वो न्याय के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे सुधार किए थे जो उल्लेखनीय भी हैं। 1772 से एक नई न्याय अवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदार अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुख्य यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। देखिए, जो ये वॉरेन हेस्टिंग थे उन्होंने न्याय के क्षेत्र में काफ़ी सुधार किए गए थे और इन्होंने 2 अदालत वहाँ पे स्थापित की थी। एक थी फौजदारी अदालत और दूसरी थी दीवानी अदालत। इन दोनों अदालतों का जो निगरानी थी वो कलेक्टर ही करते थे। एक अदालत जो दीवानी अदालत थी वो मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर के नीचे होती थी, जिसके लिए मौलवी और जो हिंदू पंडित थे वे भारतीय जो कानून थे उनके सामने उनकी व्याख्या करते थे। और जो फौजदारी अदालतें होती थी वे काजी और मुफ्ती के ही अधीन रहते थे। वे काजी क्या होता है, एक मुख्य न्यायाधीश होता है। मुफ्ती क्या होता है, मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। इसे हम वकील भी बोल सकते हैं और ये है हमारा जज, काजी। महाभियोग, जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स, संसद का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चला जाता है। इसे महाभियोग कहा जाता है। आगे है वॉरेन होस्टिंग पर मुकदमा, R.G. पोलर्ड द्वारा चित्रित 1789। देखिए, जब वॉरेन होस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल प्रशासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 7 साल तक चला। यह महाभियोग हमने अभी यहाँ पे समझा था। आगे चलते हैं। जो ये अदालतें चली थी उसमें एक बड़ी समस्या यह थी कि जो ब्राह्मण पंडित थे वो धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करने के लिए, समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। NB होलहेड के इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजाम अदालत की भी स्थापना की गई। देखिए, जो भारत के जो पंडित थे वो अलग अलग शाखाओं हिसाब से अलग अलग कानूनों को अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग कानून की व्याख्या करते थे। इस जो ये भिन्नता थी इसको ख़त्म करने के लिए 11 पंडितों को भारत का कानून बनाने के लिए का काम सौंपा गया और NB होलहेड ने इस संकलन का जो अंग्रेजी में भी अनुवाद किया था।
1773 तक रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। मान लो एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया था। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजाम अदालत की भी स्थापना कर दी गई थी। आगे है कि भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीश, पुलिस अधिकारियों व दारोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुरानी सत्ता केंद्रों का होशिये पर ढकेल दिया। देखिए, जब भारत में जो कलेक्टर थे वो सबसे बड़ा ओहदा होता था, और जैसे नाम से ही पता चलता है कि उसका मुख्य काम होता था कलेक्ट करना लगाम को और कर को। जो न्यायाधीश थे, पुलिस के अधिकारी थे, और वो जो दारोगा थे, उसकी सहायता से जिले में कानून की व्यवस्था को बनाना भी कलेक्टर का काम होता था। उसके कार्यालय का जो नाम था, उसे कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था। आगे है कंपनी की फौज। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था, और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सेना मुहैया कराते थे। देखिए, कंपनी के साथ जो भारत में जो शासन और जो सुधार के नए विचार तो आगे थे, लेकिन जो उसकी असली जो ताकत थी वो सैनिक ताकत थी। मुगल फौज में ज़्यादातर घुड़सवार होते थे और पैदल सेना होती थी, और उनको तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। जो सेना में सवारों का दबदबा बना रहता था, और मुगल साम्राज्य को विशाल जो पेशेवर प्रशिक्षण वाली जो पैदल सेना की जरूरत अगर महसूस होती थी, तो ग्रामीण इलाकों से उसे किसानों की बड़ी संख्या मिल जाती थी, और जो वहाँ के जो जमींदार थे, मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सेना भी मुहैया करवा देते थे। आगे है कि 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की, तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपोए, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, आर्मी कहते थे। देखिए, जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उनको सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो सूरत काफ़ी बदलने लग गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपनी सेना के लिए भर्तियां शुरू कर दी, और उन्होंने भी यही तरीका अपनाया। वे अपनी सेना को सिपोए या आर्मी कहते थे। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट, तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था, और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। देखिए, जो कंपनी थी वो अफगानिस्तान, मिस्र और बर्मा में भी लड़ाइयाँ लड़ रही थी, और वहाँ के जो सिपाही थे वो बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे, उनके पास बंदूकें थी और काफ़ी आधुनिक हथियार होते थे। अब कंपनी ने सोचा कि जो सिपाही हैं उनकी जो बदलती जो आवश्यकताएं हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, और जो पैदल टुकड़ी थी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण लगने लगी थी। आगे चलते हैं कि 19वीं सदी के शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। देखिए, अब जो सेना थी, जो सैनिक थे, उनको उनका जो प्रशिक्षण था, उनके जो तौर तरीके थे, अभ्यास थे, वो अलग तरीके के होने लगे थे। उनको यूरोपीय ढंग से अब सारी चीज़ें सिखाने लग गए थे। यहाँ पे लिखा हुआ है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र क्या होता है? संस्कृत की एक ऐसी कृतियाँ जिनमें सामाजिक तौर तरीके और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए थे। सवार क्या होते हैं? जो घोड़े पर सवार होते हैं। मस्केट, पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक।
मैचलोक, शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। आगे चलते हैं। चित्र 13, कंपनी के लिए काम करने वाला बंगाल का सवार एक अज्ञात भारतीय चित्रकार द्वारा बनाया गया। चित्र 1780 में मराठों और मैसूर के साथ हुए युद्धों के बाद कंपनी को अपने घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लगी थी। इसी आगे चलते हैं कि इसी कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों को सेना खड़े करने में चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदायों की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान यानी वह कौन है, इस बात के एहसास को जो बदलाव आ रहे हैं उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। देखिए, जो ये अंग्रेज थे वो अपनी सेना बढ़ा रहे थे, उनको नए नए प्रशिक्षण दे रहे थे, भारत के लोगों को उसमें भर्तियां कर रहे थे। लेकिन जो अंग्रेज थे वो जाति या समुदाय की जो भावनाएं थे उसको नज़रअंदाज कर देते थे, लेकिन जो लोग थे वो अपने धार्मिक और जातीय जो भावनाएं थी उनको छोड़ नहीं सकते थे, और वो सिर्फ अपने आप को सिपाही नहीं मान सकते थे। सिपाही क्या महसूस करते थे, उनके जीवन की पहचान क्या थी, वो कौन थे, और उनके जो एहसास जैसे जैसे बदल रहे थे, उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें देखी। 1857 का जो विद्रोह हुआ वे हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे है इसका निष्कर्ष। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हो गई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6-8 महीने का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे थे। देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो व्यापार से उसने शुरू करते करते उसने पूरे भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया था, और एक वो औपनिवेशिक शक्ति बन गई थी कि उसने राजनीतिक आर्थिक हर जगह अपनी जो सत्ता थी वो कायम कर ली गई थी। और जो भाप की जो तकनीक आ गई थी उस तकनीक से जो ये प्रक्रिया थी यह और भी तेज हो गई थी, कि पहले भारत से ब्रिटिश से आने में 6 से 8 महीने का समय लगता था, लेकिन भाप से चलने वाले जहाज़ों की मदद से यह जो रास्ता था वो सिर्फ 3 हफ्तों में ही पूरा हो जाता था, जिसकी वजह से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत आने लग गए थे। 1857 तक भारतीय महाद्वीपों के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। देखिए, लगभग 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन हो चुका था, और कंपनी ने काफ़ी जो देश के दूसरे भाग थे वहाँ पर अपना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव था वो छोड़ दिया था। इस तरह जो व्यवहारिक स्तर था उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। ये दक्षिण अफ्रीका का एक जो दास व्यापार है उसकी एक फ़ोटो है। उस समय दक्षिण अफ्रीका में लोगों को ही बेचा जाता था, जैसे हम जानवरों को बेचते हैं उस समय इंसानों को बेचा जाता था। ये बहुत ही भयानक दृश्य है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो में जो थोड़ा सा ऑडियो का आप फास्ट कर सकते हैं या स्लो भी कर सकते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अगेन।